हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मैडवर्स की तरफ से मैं हूं जुनैद और मेरे साथ हैं। मैं हूं शबान। मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी शबान भाई, आपको क्या पता है कि हिस्ट्री क्या थी हमारी सब कॉन्टिनेंट की? इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री की नहीं बात कर रहा, आज सब का टॉपिक कॉन्टिनेंट। तुम इस पे लेके आए हो। हाँ, आज का यार, टॉपिक यही तुम्हें है। पता है ये हाँ। इतना वो क्या नाम है, संगीन और संगीन के अलावा वो ना फड्डे वाला टॉपिक है, और तुम ये टॉपिक आज ले यार फड्डा तो उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने किया था, तभी तो हम यहाँ पे हैं यार, वरना लेकिन यार वो याद तो रहता है ना, इतना पुराना बिल्कुल और ऐसे ही है इतना भाई, मतलब टॉपिक मसला होने हुआ क्या था। वाला है वो टॉपिक होने वाला है कि भाई जो ब्रिटिश सरकार आई थी, हाँ। जिसने हम पर 200 साल हुकूमत की है, जिसने मुगलों को बहकाया था, जिसने मुगलों को फंसाया था, जिसने हमारा मुल्क बेचा था भाई, वो उन्होंने क्या मतलब स्ट्रेटजीज थी, कैसे उन्होंने आके यार हमारे वो तो हमें सब पता है कि भाई वो भाई, तजारत करने के लिए आए थे। अच्छा। ठीक है ना, तजारत करने आए थे। हाँ, तजारत ठीक हो करने गया। के लिए आए थे और सबको लूट लाट के और भाई ये कौन सी तजारत थी जो 200 साल तक तुम लोगों को गुलाम बना के रह गई? भाई, अच्छा, मेरी तजारत का बात सुनो, बहाना था ना। टॉपिक होने वाला है जी, हाउ डिड द ब्रिटिश इनस्लेव इंडिया। इंडिया। तो बड़ा यूनिक सा टॉपिक है और हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आई थिंक सो कि आपको अच्छा और भाई लगेगा। नाराज नहीं होइएगा, उस वक्त हम भी इंडियन ही थे। हाँ, हम सारे एक ही जगह पे रहते थे, तो वो तब की पता नहीं अब क्या सीन चला क्या नहीं। तो लेट्स गेट हिंदुस्तानियों ने लगभग 250 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी और अमानवीय जुल्मों को सहा है और अंग्रेजों के अत्याचार से लगातार लड़ते हुए न जाने कितने ही बच्चे, बूढ़े और युवाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तब कहीं जाकर हम आज आजाद देश में सांस ले रहे हैं और आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश में अमृत महोत्सव मना सके हैं। लेकिन अंग्रेज हमेशा से ही भारत में नहीं थे, बल्कि जब वे मीलों का सफर तय करके भारत आए थे तब यहाँ पर मुगलों का राज था, और अगर मुगल न चाहते तो अंग्रेज भारत में प्रवेश तक नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारत में एक और मुगलों का शक्तिशाली साम्राज्य था तो दूसरी ओर मातृभूमि पर मर मिटने वाले मराठा भी थे। ऐसे हालात में अंग्रेजों को भी भारत में राज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। मगर धीरे धीरे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर अपना वर्चस्व इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। लेकिन इस इतिहास में सवाल ये आता है कि मुगलों के उस शक्तिशाली साम्राज्य को आखिर अंग्रेजों ने किस तरह खत्म किया होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको वही दास्तान सुनाने वाले हैं। तो इसी बात पर चलिए शुरू करते हैं इतिहास के एक और नए अध्याय को। इतिहास बताता है कि 16वीं सदी के अंत में भारत इतना संपन्न था कि पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसका लगभग 1/4 हिस्सा केवल भारत में ही उगता था, और यही वजह थी कि भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था और पूरी दुनिया की नजर इसी सोने की चिड़िया पर ही टिकी हुई थी। ऐसे में भला अंग्रेज कहाँ पीछे रहते? उस समय हिंदुस्तान में दिल्ली पर सम्राट अकबर का राज था और ऐसा माना जाता है कि अकबर अपने दौर के सबसे ज्यादा दौलतमंद बादशाह थे। लेकिन उसी समय ब्रिटेन में भी गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी और उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम की शासनकाल में अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती थी। अफसोस की आपसी गृह युद्ध के चलते ब्रिटेन वैश्विक स्तर पर केवल 3 से 4% उत्पादन ही कर पा रहा था, और इसी दौरान पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पीछे छोड़कर उनके मुकाबले काफी ज्यादा तरक्की कर रहे थे। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि ब्रिटेन के लुटेरे नाविक भी पुर्तगाल के जहाजों को ही लूटकर अपना काम चलाते थे, क्योंकि ब्रिटेन में लूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन उसी दौरान एक ब्रिटिश नाविक को समुद्री यात्रा के दौरान भारत की अपार संपदा और समृद्धि के बारे में पता चला और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक ये खबर जल्द ही पहुंच गई। फिर आया समय सन 1600 का, जब 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी के सदस्यों ने जब अपनी राजनीति और कूटनीति महारानी एलिजाबेथ को बताई तो वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। इधर भारत में इसी बीच बादशाह अकबर की मौत हो चुकी थी और अकबर के बाद मुगल बादशाह के तख्त पर अकबर के बेटे जहांगीर की ताजपोशी कर दी गई। साल आ चुका था 1608 का। इधर जहांगीर दिल्ली के तख्त पर अंग्रेजों की चाल से बेखबर हिंदुस्तान पर राज कर रहा था, और उधर कैप्टन विलियम हॉकिंस समुद्री रास्ते से गुजरात के सूरत में अपने कुछ व्यापारी जहाजों के साथ प्रवेश कर चुके थे, और बस उनके आगमन के साथ ही भारत पर ऐसी काली छाया मंडराने लगी कि जिसने भारत को ऐसा काला इतिहास दिया जो सृष्टि के अंत तक भी भुलाया नहीं जा सकेगा। अंग्रेजों ने भारत में आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की घोषणा कर दी और अपने इसी प्रस्ताव के साथ काफी बेशकीमती उपहारों को लेकर कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने कुछ साथियों के साथ जहांगीर के दरबार में पहुंचे। बादशाह जहांगीर उस समय तो डच और पुर्तगालियों के दबाव के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, पर अंग्रेज भी कहां पीछे रहने वाले थे। वो लगातार इस व्यापारी
व्यापारिक समझौते के साथ नई नई प्रॉफिटेबल डील्स जोड़ते हुए बार बार जहांगीर के पास जाते रहे और अंततः कुछ समय बाद ही जहांगीर ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके अंग्रेजों को व्यापार करने की मंजूरी दे दी। और ये मंजूरी मिलते ही अंग्रेजों ने पटना, सूरत, मुंबई और चेन्नई में अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित करके व्यापार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो इस कंपनी ने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया और बदले में उन्हें अच्छी तनख्वाह भी दी, जिस वजह से हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी प्रभावित हुए और कई हिंदुस्तानी व्यापारी भी इन फैक्ट्रियों से जुड़ गए, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता ही चला जा रहा था और अपने बढ़ते व्यापार की वजह से अंग्रेजों के मन में इतना ज्यादा लालच बढ़ गया कि उन्होंने भारत की सत्ता पर ही कब्जा करने की योजना बना डाली और इसी उद्देश्य से 1686 में ब्रिटिशों ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी और औरंगजेब से हुई इस जंग में मुगलों ने ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से हरा दिया। इस हार से ब्रिटिशर्स को एक बात तो समझ में आ गई थी कि मुगलों को वो जंग लड़कर तो हरा नहीं सकते, लेकिन उन्हें भारत पर कब्जा भी करना था, जिसके लिए उन्होंने वो कूटनीति अपनाई जिसका फायदा वर्षों बाद भी आज तक भारत के धूर्त नेता उठाते हैं और राज करते हैं। और वो कूटनीति थी डिवाइड एंड रूल की, यानी आपस में वोट डालो और इन पर राज करो। जंग में हारने के बाद ब्रिटिशर्स ने औरंगजेब से माफी मांगते हुए ये वादा किया कि वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और औरंगजेब ने भी उन पर कुछ जुर्माना लगाते हुए उन्हें माफ कर दिया और अपना व्यापार उसी तरह चालू रखने की आज्ञा भी दे दी। लेकिन मुगलों द्वारा ब्रिटिशर्स को माफ करना ही मुगलों के अंत का सबसे बड़ा जरिया बना, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद कई लोग मुगल सल्तनत पाने के लिए आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे और इसी लड़ाई के चलते एक समय ऐसा आया जब कुछ कमजोर शासक मुगल बादशाह बन गए जो कि मुगल साम्राज्य को व्यवस्थित ढंग से चला ही नहीं पाए। ये अनुभवहीन मुगल बादशाह रोज नए नए नियम बनाते और उन्हें बदलते रहते और उनकी इसी तरह की बेवकूफियों के चलते अंग्रेजों को मौका मिल गया अपनी चाल चलने का। दरअसल 1717 में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया जिसमें उन्होंने बहुत छोटी सी रकम सालाना फीस के रूप में देकर बिना किसी लगान या कर के व्यापार करने की इजाजत मिल गई और इसी दौरान पर्सिया के राजा ने मौका देकर भारत पर आक्रमण बोल दिया। अब चूंकि ऐसे में मुगल शासक अपनी सत्ता के नशे में इतने खोए हुए थे कि उन्हें अचानक हुए इस आक्रमण के बारे में पता ही नहीं चला और पर्शियन आर्मी दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली की गद्दी मुगलों के हाथ से लगभग छूट ही गई थी। स्थिति को पूरी तरह बिगड़ते हुए देखकर मुगल बादशाहों ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए, जी हाँ उस दौर में लगभग 2 करोड़ रुपए और कई बेशकीमती हीरे मोती देकर दिल्ली को बचाया। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल पूरी तरह से कमजोर पड़ गए और अंग्रेजों की साजिश भी उन्हें कुछ कुछ समझ में आने लगी, पर अफसोस कि अब वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था और उनका साम्राज्य भी। अंग्रेज लगातार भारत पर कब्जा करने की अलग अलग रणनीति अपनाते जा रहे थे, जिसके पहले चरण में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को तख्त से हटाने के लिए जंग छेड़ दी और साथ ही साथ अंग्रेजों ने वहां के हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी फूट डालकर डिवाइड एंड रूल की कूटनीति लागू की, जिससे संभालने में नवाब सिराजुद्दौला नाकामयाब रहे और नतीजा अंग्रेजों के लिए फायदेमंद रहा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति को अपने साथ मिला लिया और उसे बंगाल का नवाब बना दिया। समय बीतता गया और भारत पर अंग्रेजों की ताकत और अधिकार भी उसी के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। सन 1764 में अंग्रेजी फौज ने बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल नवाब शाह आलम द्वितीय इन तीनों को हरा दिया। इसके अलावा निजाम और मराठों के बीच में भी फूट डलवाकर अंग्रेजों ने पहले तो उन्हें लड़वाया और फिर उनकी लड़ाई का फायदा उठाकर खुद उनकी कमजोर सेना को हराकर उनकी रियासतों पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों ने अपनी इसी रणनीति और कूटनीति को अपनाते हुए 18वीं सदी तक भारत के लगभग हर एक क्षेत्र पर अपना संपूर्ण कब्जा जमा लिया, जिसके बाद उन्होंने व्यापार और अपने अधिकार क्षेत्र की अन्य कई चीजों पर अपनी मनमर्जी के टैक्स लगाकर भी काफी कमाई करी और भारत को अंदर तक लूट लिया। अंग्रेजों को अभी भारत में पूरी तरह से राज करने के लिए कुछ भारतीयों को भी अपने साथ शामिल करना था और उन्होंने उन बड़े जमींदारों को अपने साथ मिला लिया जिनसे उन्हें आगे चलकर काफी फायदा हो सकता था। यूं तो अंग्रेजों ने भारत में कुछ बहुत अच्छे काम भी किए, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी लागू करना, रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे वगैरह लाना, जिस वजह से कई समाज सुधारक अंग्रेजों से प्रभावित हुए और उनका साथ देने लगे। मगर यही विश्वासघात की वजह थी कि 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के दौरान कई बड़े जमींदार और समाज सुधारक अंग्रेजों के साथ हो गए थे, जिसकी वजह से आगे चलकर अंग्रेजों को भारत पर जीत हासिल करने में मदद मिली। भारत पर जीत के साथ ही मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने अपना बंदी बनाकर रंगून की जेल में भेज दिया और उनके बेटे व खानदान के तमाम लोगों को मौत की नींद सुला दिया और पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो दोस्तों ये थी वो दुख भरी दास्तान। ओके जी, सिर्फ दुख बड़ी बहुत बड़ी, यानी कि हमें तो इस चीज में बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि यार अच्छा उनका आप धोखा देखें, कुछ होता रहा है यार। धोखा उनका देखें कि मतलब
मतलब एजुकेशन खोल के और उन्होंने फिर ट्रैक्स बिछा के अपने मतलब अपने रास्ते उन्होंने खोले, बिल्कुल उन्होंने ऐसे ब्रिज ही है। बनाए, उन्होंने रेलवे ट्रैक्स बनाए। नहीं ब्रदर, वो तो अच्छा स्टेप उन्होंने लिया, वो नहीं, तो मतलब- वो खुद भी अप्रिशिएट करते हैं। यार लेकिन उन्होंने मतलब एक मतलब धोखा दिया ना, मतलब एक स्टडी वाला तो काम अच्छा किया उन्होंने। वो तो ठीक वो है। तुम जो बात कर उस पे भी मैं आता हूँ, वो एक लहदा तुम्हें मैं समझाता हूँ। अच्छा, मुझे जहां तक याद है कि ये 1600 में आए थे, आई थिंक हाँ 1600 में आए थे। और 1757 तक मेरे ख्याल 150 साल ऑलमोस्ट इनको लगा कि यही सारा काम मतलब सेटअप करते हुए setup अपना करते हुए, ग्रिप ये सारा बनाते setup हुए। भी किएंगे यार हाँ। क्योंकि भाई इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के तहत आए मतलब भाई थे। आए तो ये तजारत करने थे, ठीक है, यार वो तो ट्रेडिंग के लिए। हाँ उनको मतलब उन्होंने एज mind शो में किया उनका था। कुछ हाँ और था और शो उन्होंने कुछ और हाँ। करवाया। असल में तो उनको भाई भारत में कब्जा करना हाँ। था, बात है सीधी सी। और 1757 से लेके 1857 तक वो मेरे ख्याल में यही सारे वो जिस तरह जंगे वगैरह चलती रही हैं, आपस में लड़ाई कराना, डिवाइड एंड रूल वाला जो अच्छा, होता है। इस चीज पे मैं आता हूँ कि डिवाइड एंड रूल में कि भाईजान के इंडिया जो है ना, अंग्रेज जो है ना, उनको पता था कि भाई इनमें एक यही, इनको हम अगर जंग करते हैं ना तो हम इनको नहीं हरा भाई सकते। डायरेक्ट हाँ। में तो वो हारे भी है ना मुगलों से पहले। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो उनके जहन में तो ये क्लियर था कि अगर हम जंग करते हैं तो हमें इनको हराना ना हमारे बस की बात है। इनको आपस में लड़वा दो ताकि ये आपस में लड़के जितना कमजोर होंगे उतना ही हमें और मौका मिल जाएगा कि भाई हम उन पे अटैक वगैरह कर सके या उनको और हाँ। और Overpower कर कुछ सके। लोग अपने साथ मिला भी लें। भाई हाँ। और मिलाने वाली बात पे जो मैं आऊँ तो नहीं। भाई उन्होंने वो तो जो लोगों को नौकरियां दी, यार, लोगों को कुछ अच्छे वो दिखाया। गद्दारी क्या चीज होती है? हाँ। जब भी किसी मुल्क के अंदर गद्दारी होगी तो इट्स मीन कि वो मुल्क खत्म हो जाएगा। बिल्कुल उसकी ऐसे ही रीजन है। ये है, अब जिस तरह उन्होंने उनका माइंडसेट देखो कि उन्होंने उनकी रियासतों के बड़ों को खत्म किया, उनकी रियासतों के जो नीचे वाले वजीर थे या जो भी थे उनको हाँ। उनको लालच दी कि बिल्कुल भाई ऐसे ही, हम तेरे को इस बड़ी गद्दी पे बिठाएंगे भाई। उससे भी बड़ी पोस्ट पे बिठाते हैं। अब उनको असल में ना इंडिया में आके रूल करने के लिए जाहिर सी बात है उनको इंडिया के बंदों हाँ को भाई कुछ इंडियन बंदों को सपोर्ट, कुछ उनको इंडियन सपोर्ट चाहिए था भाई। इंडियन सपोर्ट के अलावा और मैं समझता हूँ कि अगर यही उस वक्त जितने भी वे मुगल एम्पायर के थे या जितने भी थे, अगर वो उस वक्त उनके साथ ना मिलते, हैंडशेक ना करते हाँ, और वो अपनी, यार ये- अपनी बात पे डटे रहते तो हाँ। शायद आज ये चीजें ना होती। और जो वही आज ना हुई देखो बड़ी ना, अब उनको ये नहीं समझ आया कि चलो हम बड़ी गद्दी पे तो बैठ जाएंगे, लेकिन क्या हम इस लायक हैं, क्या हम इसको संभाल पाएंगे इस मेरे हिसाब से वो नए नए बादशाह बने थे जिसकी वजह से वो चीजों को समझ नहीं सके, क्योंकि ये बात अकबर भी के अकबर जब मर गया था, ठीक है ना, उसके बाद वो बादशाह बने हैं। जब वो बादशाह बने हैं तो उनके ब्रिटिश आ गए हैं उसके ऊपर। बिल्कुल मतलब ऐसे उनका ही। अरसा ही नहीं इतना बीता जितने मतलब वो चीजें संभाल सके उस चीजों भाई को। हाँ, अब वो भी ये बात ठीक कुछ है। अलग सा टॉपिक हो जाएगा, इसमें हाँ। बाद में बात करेंगे। बाकी अच्छा यार मैंने एक और बात देखी थी कि ये अक्सर वो जो मराठा छत्रपति शिवाजी पे जो मूवीज अच्छा, बन रही वो है हाँ उसमें ट्रेलर मेरे ख्याल में आया वो। नहीं, उस पे अक्सर भी यार यही दिखाया जाता है कि उनकी लड़ाइयां जो है ना मुगलों के साथ, और ये जो दूसरे एक और थे आदिल शाही, उनके साथ लगी रहती थी। इसका क्या मतलब है कि ये ब्रिटिश की वजह से डिवाइड एंड रूल चल रहा था, नहीं, उसकी वजह से? उस ट्रेलर पे हमें रिव्यू देना चाहिए, हमें रिएक्शन देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उससे हमें ये बेनिफिट होगा कि हमने पहले तो किला वगैरह देखा हुआ है, लेकिन हाँ। हमें एक्चुअल तौर पे वो सारी मराठों की स्टोरीज हिस्ट्री नहीं पता। एट द एंड बैक एंड में क्या चीजें हुई हैं जिसकी वजह से ये नौबत यहाँ तक पहुंची। बिल्कुल हमने ऐसे ही एक है। ब्रिटिश का अपना वो भी किया था म्यूजियम, जिसके अंदर इंडियन सारी मूर्तियां और ये सब कुछ बिल्कुल बना हुआ है यार। भाई वो जब उन्होंने आके तुम लोगों को मारना है, तुम लोगों का खजाना उठाना है भाई, चोरी करना है, तो यही होगा ना। करोड़ों की आके या करोड़ों की हो या अरबों की हो, वो उन्होंने लेके हाँ लेके जानी थी भाई, उन्होंने उनकी नजर भाई थी पहले दिन से, नजर थी कोहे नूर उनकी। जो है, कोहे नूर एक बड़ा वो क्या नाम Important है, वो था, topic gem है। था। और ये टॉपिक भी बड़ा वो है कि भाई वो इंडिया का है और वो कैसे वो एक क्वीन एलिजाबेथ क्वीन के वहाँ पे वो सर पे चला गया, हाँ। कैसे चला गया, सोचने वाली बात है। और यार ये मैं कहना चाहूंगा, अगर ये मुगल और मराठा मतलब ये उन्होंने शुरू में ही बोला है कि भाई ये दो जो वो थी ना, क्या बोलते हैं उनको, आर्मीज बोल लो आर्मीज या बोलो या कोई दो हाँ, नेशंस बोल लो, वो बोल लो भाई, वो जो जब तक थे ना उनके मतलब फुल पावर में, तो भाई उस वक्त तक ये अंग्रेज ये भाई ये कर ही नहीं देखो ना, सकते थे। सिंपल सी बात है, उन्होंने इन दोनों की आपस में जंग करवा हाँ। के इनमें से आपस के इनके काफी सारे वो जो है वो हाँ। क्या नाम है, मतलब जंग के दौरान बिल्कुल वो भाई जो हो गए। लीडर थे वो
वहीं पे उनका और उसके अलावा फिर जब उन्होंने देखा कि ये आपस में इतने अब खोखले हो चुके हैं, इनकी आधी सेना जो है वो मर चुकी है, तो भाई अब हमारे पास एक्चुअली में मौका है कि हम अटैक करके इनको अवर पावर करें। और वो सारा और बीच में एक वो पर्शियन वाली भी बात की थी कि पर्शियन आए थे दिल्ली तक। यार ये वाली बात हमें नहीं पता है, इस बारे में अगर पता हो तो वो तो लाजमी बताइए कमेंट सेक्शन। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।